स्वागत है। और इस सप्ताह का विषय लिनियरिटी से परे है। तो हम कुछ अर्थों में देख रहे हैं कि यदि आप वेव्स और ऑसिलेशन के संबंध में लीनियर धारणाओं से परे जाते हैं तो क्या होता है। इस सप्ताह के पहले 2 से 3 लेक्चर्स में हमने देखा कि ऑसिलेशन के मामले में क्या होता है जब आपके पास नॉन लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स होता है, तो हमने इसके विभिन्न प्रभाव देखे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे हैं कि यदि आप वेव्स के संबंध में लिनियरिटी से परे जाते हैं तो क्या होता है। तो आइए पिछली 1 या 2 कक्षाओं में हमने जो देखा उसका एक त्वरित पुनर्कथन करके शुरू करें तो हम नॉन लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स मॉडल देख रहे थे जो ऑसिलेशन को राइज करेगा। तो सबसे सरल चीजों में से एक जो हमने किया वह इस टाइप के एक मॉडल को देखना था जहां आपके पास एक नॉन लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स था जो कि एस ऑफ एक्स है और यह भी ड्रिवन था। और सिद्धांत रूप में इस नॉन लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स में आप अनंत टर्म्स एस एक एक्स प्लस एस दो एक्स स्क्वायर और इसी तरह कल्पना कर सकते, लेकिन व्यवहार में 2 या 3 तक सीमित रहेगा और जिस केस का हम विश्लेषण करते हैं उसके लिए हम केवल पहले 3 तक ही सीमित हैं, वास्तव में केवल पहला और तीसरा वाला। और एक उदाहरण के रूप में हमने इस प्रॉब्लम को देखा कि हमने स्ट्रिंग किया था। तो यहाँ आपके पास एक बिट है जो 2 स्ट्रिंग्स द्वारा रखा जाता है जो दीवारों से बंधे होते हैं। पूरा सेटअप वर्टिकल दिशा में लगाया जाता है और हम जो करते हैं वह केवल स्ट्रिंग को अलग करता है और मान लें कि ऑसिलेशन एक ही प्लेन में है और केवल इसी दिशा में है। और किस स्थिति में आप इस प्रॉब्लम का विश्लेषण कर सकते हैं, यह मानते हुए कि स्ट्रिंग में एक समान टेंशन है और इसी तरह। लेकिन पिछले वाले में इसी तरह की प्रॉब्लम्स के साथ हमने जो किया, यहाँ 2 महत्वपूर्ण डेविएशन हैं। आपको यह नहीं मानना चाहिए कि जहाँ भी साइन थीटा आता है आप थीटा द्वारा अनुमानित कर सकते हैं और भले ही स्ट्रिंग में टेंशन एक समान है, यह नहीं मान सकते कि स्ट्रिंग में टेंशन जब यह अपनी संतुलन पोजीशन में होता है और जब यह कहा जाता है कि यह एक दूसरे के बराबर या थोड़ा सा स्थानांतरित हो जाता है तो ये सभी समायोजन करने होंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि गति का इक्वेशन आपको वास्तव में नॉन लीनियर मिलता है। और उस केस में हमने जो देखा वह यह था कि यदि आप अपने सिस्टम को फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ फोर्स कर रहे हैं, सिस्टम फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ लीनियर केस में ऑसिलेट करती है, लेकिन उदाहरण के लिए अतिरिक्त फ्रीक्वेंसी भी होती है। इस केस में यह फ्रीक्वेंसी 3 ओमेगा के साथ ऑसिलेशन भी दिखाती है, इसलिए सामान्य रूप से हायर हार्मोनिक्स ऑसिलेशन में मौजूद हो सकते हैं। और यह भी कि ऐसे केस में एम्पलीट्यूड असीमित तरीके से नहीं बढ़ता है क्योंकि लो और हाई एम्पलीट्यूड पर फ्रीक्वेंसीज वास्तव में भिन्न होती हैं। हमने केवल आंशिक रूप से एक और मॉडल तैयार किया। मॉडल को डफिंग ऑसिलेटर कहा जाता था। तो यहाँ फिर से आप इन 3 महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं जिनमें आपके पास डिसिपेशन था, आपके पास नॉन लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स है और बाहरी बल फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ साइनसॉइडल फोर्सिंग है। तो इस मामले में जब आप कई बातें देख सकते हैं तो यह अपने आप में एक बहुत ही रोचक सिस्टम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह पैरामीटर के कुछ विकल्पों के लिए कैओटिक सॉल्यूशन का कारण बन सकती है। तो केओस से हमारा मतलब है कि जब आप विजुअली समय के फंक्शन के रूप में विस्थापन को देखते हैं तो यह एक रैंडम ग्राफ की तरह दिखाई देगा। या उदाहरण के लिए अधिक गंभीर रूप से यदि आप 2 प्रारंभिक स्थितियों को लेते हैं और इंटीग्रेट करते हैं, गति के इक्वेशन को इंटीग्रेट करें। 2 प्रारंभिक स्थितियां एक दूसरे के बहुत करीब हैं जितना आप बना सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि शुरू में ये 2 प्रारंभिक स्थितियां एक दूसरे में इवॉल्व होंगी, लेकिन कुछ समय बाद वे अलग हो जाएंगी और वे तेजी से अलग हो जाएंगी। यह एक केओटिक सिस्टम के हस्ताक्षर और यह आप किसी अन्य लीनियर सिस्टम में नहीं देख पाएंगे। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रकार का नया फिनोमिनन है जो केवल नॉन लीनियर सिस्टम में उभरती है।
तो इस पृष्ठभूमि के साथ आज हम इन सभी वेव्स को देखते हैं कि हमने डफिंग ऑसिलेटर देखा और बीन स्ट्रिंग किया, और जो वास्तव में एक पार्टिकल के ऑसिलेशन थे। ठीक है, अब नॉन लिनियरिटी वेव फिनोमिनन को कैसे प्रभावित करती है, यही वह प्रश्न है जिसका हम आज पता लगाना चाहेंगे। आइए हम उस पर वापस जाएं जो हमने कई सप्ताह पहले वेव्स के बारे में पढ़ा था। तो कुछ पॉइंट पर हमने बी स्ट्रिंग के साथ शुरू किया, जारी रखने के लिए गति के इक्वेशन को लिखा और हमने इसे वेव इक्वेशन कहा, और वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन या सॉल्यूशन का प्रतिनिधित्व करने का एक संभावित तरीका यह y था, जो एक स्ट्रिंग के साथ पोजीशन x एक फंक्शन है और t निश्चित रूप से समय है, तो y पोजीशन x पर वेव का एम्पलीट्यूड है, t समय पर t कुछ एम्पलीट्यूड ए टाइम्स e पावर i ओमेगा e पावर के x माइनस ओमेगा t द्वारा दिया जाता है। अब यदि आप इस फंक्शन को स्केच करने का प्रयास करते हैं तो यह वेव फॉर्म है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। साइनसॉइडल वेव सभी तरह से फैली हुई है, तो यह कुछ इस तरह दिखेगा। इसे एक प्रोग्रेसिव वेव के रूप में सोचें, इसलिए मैं इसे x के एक फंक्शन के रूप में बस इसे प्लॉट करूंगा। आप इसे समय में प्रोग्रेसिंग होते हुए भी देख सकते हैं। तो जहां तक एक वेव का संबंध है, और याद रखें कि हमने इसे एक लीनियर आंशिक डिफरेंशियल समीकरण से प्राप्त किया है, तो यह एक रैखिक आंशिक डिफरेंशियल समीकरण का एक सॉल्यूशन है। अब क्या होगा अगर मैं ऐसी दो वेव्स को थोड़ी अलग फ्रीक्वेंसीज के साथ फिर से एक प्रॉब्लम के रूप में देखता हूं, जिसे हमने पहले और यहां कई अलग अलग तरीकों से देखा था, और अगर मैं उनमें से दो को ट्रिग्नोमेट्रिक पहचान का उपयोग करके मैनिपुलेशन करने की कोशिश करता हूं, तो आपको जो मिलेगा वह कुछ ऐसा है, यहां दिखाया गया है। इसलिए आपके पास एक तेज ऑसिलेशन होगा, और उस समग्र प्रोफाइल का प्रोफाइल जो इस लाल डैश्ड वक्र में दिखाया गया है वह प्रोफाइल होगी जिसे आप वास्तव में अब देखेंगे। यदि मैं बड़ी संख्या में वेव्स को सुपरपोज करता हूं, जब मैं बड़ी संख्या में तरंगे कहता हूं, मेरा मतलब है कि मैं बड़ी संख्या में प्रोग्रेसिव वेव्स को सुपरपोज कर रहा हूं। अंतर यह है कि प्रत्येक वेव की दूसरे से थोड़ी अलग फ्रीक्वेंसी होती है। उस केस में मुझे एक समग्र वेवफॉर्म मिलने वाली है जो इस तरह है। अब आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है जब मेरे पास वेवफॉर्म की भौतिक सीमा थी जहां एम्पलीट्यूड शून्य नहीं है। जब तक मैं इन वेव्स की एक बड़ी संख्या को सुपरपोज करता हूं, जिस क्षेत्र पर कुल वेवफॉर्म का एम्पलीट्यूड शून्य नहीं होता है, तब तक संपूर्ण एक्स अक्ष समय द्वारा माइनस से अनंत से प्लस अनंत तक चला जाता है। इसके बारे में केवल यही कहना है, तो इससे परे यह सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए शून्य हो गया है और आप संभवतः इसका पता भी नहीं लगा सकते हैं। तो अब यह एक स्थानीय वेव पैकेट जैसा दिखता है। तो यह बहुत अच्छा है कि एक तरफ आपके पास कुछ ऐसा था जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सभी तरह से फैला हुआ है, लेकिन आप लीनियर आंशिक डिफरेंशियल समीकरण के इन सॉल्यूशंस का उपयोग करके इस टाइप के वेव पैकेट्स बना सकते हैं। तो इसके बारे में अच्छी बात यह है कि यह वेव पैकेट जिसे हमने थोड़ा अलग फ्रीक्वेंसीज की कई वेव्स को एक साथ रखकर बनाया है, यह ग्रुप वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ता है या चलता है। और फिर यह एक अवधारणा है जिसे हमने देखा है, और ग्रुप वेलोसिटी डी ओमेगा बाय डी टी द्वारा दिया जाता है, जहां ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब सामान्य तौर पर यह ग्रुप वेलोसिटी जो पूरे ग्रुप की वेलोसिटी है, आमतौर पर उस ग्रुप के अलग अलग घटकों की वेलोसिटी से भिन्न होती है। इसलिए ग्रुप के अलग अलग घटकों की वेलोसिटी को फेज वेलोसिटी कहा जाता है और इसे क्वांटिटी वीपी द्वारा दर्शाया जाता है। इसलिए आमतौर पर इस तरह की स्थिति में ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के बराबर नहीं होता है, और ग्रुप वेलोसिटी केवल उस समय फेज वेलोसिटी के बराबर होगा यदि यह क्वांटिटी डी ओमेगा बाय डी के से स्वतंत्र है। तो फिर यह वह आइडिया है जिसे हमने देखा था जब हम फेज वेलोसिटी और
ग्रुप वेलोसिटी के इन आइडिया में आए थे, तो ध्यान रखें कि अधिकांश रियलिस्टिक केसेस में ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। तो हम इसके आधार पर कुछ निष्कर्ष लिख सकते हैं कि यदि ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के बराबर है तो यह वेव का एक बहुत ही विशेष केस है। उस स्थिति में प्रोफाइल या शेप में बदलाव के बिना आगे बढ़ सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि मेरे वेवफॉर्म का शेप इस तरह काफी स्थानीयकृत है, तो यह बिना किसी विकृति के उस आकार में आगे बढ़ेगा जैसा वह है, और यह संभव है यदि वीजी वीपी के बराबर है। और फिजिकली आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि विभिन्न घटक एक ही गति से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए वेव अलग नहीं हो रही है, तो यह अपनी शेप को बनाए रखता है जो आपने शुरुआती समय में दिया था। तो ऐसी तरंगों को नॉन डिस्पर्सिव कहा जाता है। इसका मतलब है कि आप इसे एक आकार देते हैं। मान लीजिए कि समय t शून्य के बराबर है, यह उसी शेप और प्रोफाइल के साथ आगे बढ़ता रहता है, तो इसलिए यह नॉन डिस्पर्सिव है, यह अलग नहीं होती है और दूसरी तरफ फैल जाता है। यदि vg vp के बराबर नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। यह वह स्थिति है जहां सिस्टम फिजिकली रूप से फिर से फैलता है। यदि आप कल्पना करते हैं कि आपके पास कई घटक हैं, आप अपने स्थानीयकृत वेव पैकेट को इस तरह बनाने के लिए कई वेव्स एक साथ रखते हैं और उस कंपोनेंट में से प्रत्येक का एक अलग फेज वेलोसिटी होती है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक अलग गति से जाने की कोशिश कर रहा है। स्पष्ट रूप से आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे बनी एक वेवफॉर्म जो बहुत लंबे समय तक एक साथ नहीं रहने वाली है, वह डिस्पर्स होने वाली है और कुछ समय बाद आपको लहर का कोई ट्रेस नहीं दिखाई देगा। तो यह एक ऐसा केस है जब एक वेव पैकेट जिसे आपने प्रारंभिक समय में बनाया था, जिसका किसी पॉइंट पर इतना शार्प नॉन शून्य वैल्यू बाद के समय में डिस्पर्स होने वाला है और अंत में कुछ समय के बाद वास्तव में खत्म हो जाता है। ऐसा तब होता है जब वीजी वीपी के बराबर नहीं है, इसलिए हम इसे एक सामान्य निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। तो यदि आपके वेवफॉर्म्स का सॉल्यूशन एक लीनियर आंशिक डिफरेंशियल समीकरण से आता है, तो दूसरे शब्दों में यदि वे लीनियर डिस्पर्सिव सिस्टम्स हैं, तो वे सॉल्यूशन लंबे समय और लंबी दूरी पर प्रोफाइल को नहीं बनाए रख सकते हैं। तो आपको इसका मतलब यह समझना चाहिए कि एक प्रोफाइल जिसे आप शुरू में बनाते हैं, क्योंकि यह समय और दूरी के साथ ट्रैवल करता है, आमतौर पर विशेष मामले को छोड़कर जहां वीजी वीपी के बराबर है, लेकिन यह एक बहुत ही दुर्लभ और विशेष स्थिति है, लेकिन अन्यथा अधिकांश रियलिस्टिक केसेस में यह डिसइंटीग्रेट नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ एक आश्चर्य की बात है कि मैं आपको पहले एक अधिक सामान्य निष्कर्ष नॉन लीनियर सिस्टम के बारे में बताता हूं, जिससे मेरा मतलब नॉन लीनियर आंशिक डिफरेंशियल और उनके सॉल्यूशन से हैं। वे वास्तव में उस प्रोफाइल को लंबी दूरी और लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं, तो इन्हें नॉन लीनियर वेव्स कहा जाता है, या दूसरे शब्दों में ये नॉन लीनियर वेव इक्वेशंस के सॉल्यूशन हैं। और फिर सॉल्यूशन एक पोजीशन में फंक्शन होने जा रहे हैं और समय में एक डायमेंशन, और ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस को नॉन लीनियर वेव्स कहते हैं। और वे नॉन लीनियर वेव इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के रूप में आपको एक नॉन लीनियर वेव का एक उदाहरण देने के लिए सामने आते हैं। आप में से कुछ ने सुनामी को सुना होगा या अनुभव भी किया होगा, जो कि 2004 वर्ष में आई थी। यह बड़ी संख्या में दक्षिण पूर्व एशिया में हिट किया था। तो यह वास्तव में एक भूकंप से शुरू हुआ था। समुद्र के नीचे वास्तव में सुमात्रा, इंडोनेशिया का तट है, तो वहां पानी के स्तर में अचानक परिवर्तन हुआ, जिसके कारण सागरों में एक वेव शुरू हुई। इसलिए ये वेव्स विशेष हैं, या जिन्हें सॉलिटरी वेव्स कहा जाएगा। वे लंबे समय और लंबी दूरी पर अपना शेप बनाए रख सकती हैं। इन्हें नॉन लीनियर वेव इक्वेशंस के सॉल्यूशंस द्वारा वर्णित किया जा सकता है। तो कहीं इंडोनेशिया में कुछ हुआ और भारत के
पूर्वी तट को प्रभावित किया, तो वास्तव में दूरी 1502 हजार किलोमीटर से अधिक है। तो वेव वास्तव में ट्रेवल की और भारत के पूर्वी तट में तबाही मचाने से पहले लगभग 45 मिनट से घंटे तक चली। इसलिए दक्षिण एशियाई देशों में दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों में भारी क्षति हुई। इसने लगभग भूमि द्रव्यमान को प्रभावित किया, जो कि ओरिजिन पॉइंट से 8000 किलोमीटर दूर है। तो वास्तव में इन तरंगों की रहने की शक्ति, वे वास्तव में खुद को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं और उस तरह की दूरियों के लिए वे बिना प्रभावित हुए बड़ी दूरी तय करती हैं। इस तरह की लहरें वास्तव में इस मायने में नई नहीं हैं। उन्हें पहली बार 1834 में जॉन स्कॉट रसेल द्वारा इंग्लैंड में देखा गया था। तो वह एक शिपिंग कंपनी से जुड़ा था और वह देख रहा था कि एक दिन वह अपने घोड़े के साथ यूनियन कैनाल जा रहा था, तो उसने जो देखा कि दो नावें जिसमें सेना खेल रही थी और वे अचानक रुके, और जब रुके एक छोटी वेव वहां से उत्पन्न हुई और उसने वहां जो देखा वह यह था कि वेव्स खत्म नहीं हो रही थी। तो सामान्य रूप से आपका अनुभव निम्नलिखित है कि यदि आप एक शांत झील में पत्थर फेंकते हैं और यह चारों ओर वेव्स शुरू कर देता है और 1 मिनट से भी कम समय के बाद आप देखेंगे कि फिर से वेव्स खत्म हो गई हैं। या सामान्य रूप से उदाहरण के लिए आप मान लें कि आप गिटार जैसे संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं। उदाहरण के लिए जो ध्वनि आप उत्पन्न करते हैं वह केवल थोड़े समय के लिए रहती है और जल्द ही खत्म हो जाती है। वैसे भी जो आप इस तरह उत्पन्न करते हैं वह आमतौर पर बहुत तेजी से खत्म हो जाती है। लेकिन उसने जो उस कैनाल में देखा वह नाव द्वारा ट्रिगर की गई वेव ने वास्तव में एक दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर दिया और बहुत लंबे समय तक खत्म नहीं हुई। इसलिए वह अपने घोड़े पर था और लगभग 2 मील के रास्ते का अनुसरण किया और वेव शेप में भी समय के साथ खत्म नहीं हुई। इसलिए निश्चित रूप से वह वेव का अनुसरण नहीं कर सका और नहर की ट्रिब्यूटरी ऑफ कैनाल में खो गया। लेकिन फिर भी यह आश्चर्य की बात है कि उस तरह की वेव इतनी लंबी दूरी पर खुद को बनाए रख सकती है। और फिर स्कॉट रसेल वापस गए और कुछ प्रयोगशाला में प्रयोग किए और सभी प्रयोगों के आधार पर उन्होंने इस परिणाम को लिखा कि सी स्क्वायर वेव की वेलोसिटी जी इंटू एच प्लस ए के बराबर है। तो यहाँ जी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है, एच पानी की गहराई है और वेव का एम्पलीट्यूड है। जितना बड़ा एम्पलीट्यूड होगा उतनी तेजी से यह होने वाला है। तो इसके बारे में कुछ असामान्य है। इसके लिए इस समय पर इस फॉर्मूला का कोई थ्योरेटिकल बेस नहीं था। तो पहली बार जब किसी भी प्रकार के थ्योरेटिकल बेसिस पर बोसिनेसक और लॉर्ड रेली द्वारा प्रस्ताव किया गया था, उन्होंने इस फॉर्म का एक वेव प्रोफाइल प्राप्त किया था। तो इस पॉइंट पर लेसन यह है कि आपके पास ये नॉन लीनियर वेव इक्वेशन हो सकते हैं जिसका सॉल्यूशन इस सेज हाइपरबोलिक स्क्वायर जैसा है। वेव फॉर्म होंगे जो वास्तव में स्पेस में स्थानीयकृत होते हैं और बिना किसी डिस्टॉर्शन के ट्रैवल कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सैद्धांतिक विकास कॉटेवेग डे व्रीज के कारण था। तो इसे केडीवी इक्वेशन कहा जाता है। तो यहाँ नॉन लीनियर इक्वेशन ही है। यह डो यू बाय डो टी प्लस 6u इंटू डो यू बाय डो एक्स प्लस डो क्यूब यू बाय डो एक्स क्यूब 0 के बराबर है। तो आप देखेंगे कि नॉन लीनियरिटी मुख्य रूप से इस टर्म से आती है। यहाँ u और डो यू बाय डो एक्स का उत्पाद है। अन्यथा यदि यह टर्म अनुपस्थित हैं तो यह बहुत अधिक लीनियर आंशिक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस नॉन लीनियर इक्वेशन
का एक संभावित सॉल्यूशन फिर से एक सेच हाइपरबोलिक स्क्वायर फंक्शन है, तो इसे यहाँ स्लाइड में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो फिर से ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि वेलोसिटी सी एम्पलीट्यूड के समानुपाती है। यह एक सॉलिटरी वेव सॉल्यूशन है, तो यह किसी विशेष समय पर x के फंक्शन के रूप में आपका सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर सॉल्यूशन है। तो आप पहले फीचर को नोटिस करेंगे। पहला यह है कि अच्छी तरह से स्थानीय समाधान है। प्रोग्रेसिव वेव के विपरीत जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक फैली हुई है। 50 और 60 के दशक में ज़बस्की और मार्टिन क्रुस्कल ने इन इक्वेशंस में से कुछ को हल करने के लिए उनके प्रभावों और प्रभावों को समझने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया, जो इस इक्वेशन के हल हैं u ऑफ x कॉमा t, जो सॉलिटरी वेव्स के केस में इन तरंगों की वेलोसिटी एम्पलीट्यूड के समानुपाती होती है। तब से यह परिणाम जो जॉन स्कॉट रसेल के काम के बाद से जाना जाता है, और नॉन लीनियर वेव्स वे दृढ़ता से परस्पर क्रिया करती हैं और प्रभावित हुए बिना आगे बढ़ती हैं, जिसका अर्थ है कि अगर मेरे पास एक नॉन लीनियर वेव्स हैं जो इस दिशा में आ रही हैं और एक अन्य नॉन लीनियर जो इस दिशा में आ रहा है, तो वे इंटरैक्ट करेंगे और वे बहुत करीब आ जाएंगे। तो बहुत सी चीजें होती हैं जब वे इंटरैक्ट करते हैं, और इंटरैक्शन के बाद यह वेव ऐसे चलती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, और यह वेव ऐसे चलती है जैसे कि कुछ भी नहीं होता है। तो यह फिर से बहुत ही असामान्य है कि ये नॉन लीनियर वेव्स अपने शेप को संरक्षित करने में सक्षम हैं। इंटरैक्शंस के कारण भी दो वेव्स परस्पर टकराने लगती हैं तथा फिर एक दूसरे से टकराती हैं जैसे कि कोलिजन के बाद कुछ भी नहीं होता है। तो यदि आप कोलिजन के बाद देखते हैं तो दोनों वेव्स अपने फॉर्म्स वापस प्राप्त कर लेती। तो यह एक उदाहरण है कि इन सभी केसेस में नॉन लिनियरिटी कितना अलग व्यवहार करती है। नॉन लिनियरिटी प्रभावी रूप से परिक्षेपण को रद्द कर देती है। यही वजह है कि वे अपने आकार को बनाए रखने में सक्षम हैं। वास्तव में यही कारण है कि ये मजबूत दृढ़ता से कायम रहते हैं और बहुत लंबे समय तक अपनी शेप को बनाए रख सकते हैं। इसीलिए ज़बस्की और क्रुस्कल ने उन्हें सॉलिटॉन नाम दिया, क्योंकि यदि वे इतने प्रबल स्थानीयकृत वेव पैकेट थे, वे बिना किसी गति के गतिमान हो जाते थे। कोई भी परिक्षेपण आप उनसे लगभग एक पार्टिकल नेचर के बारे में पूछ सकते हैं। इसलिए यहाँ सिमुलेशन है जिसे आप देख सकते हैं कि वास्तव में दो वेव्स हैं जो एक ही दिशा में जा रही हैं। तो एक वेव का एम्पलीट्यूड छोटा है और दूसरी वेव का बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड है। मान लीजिए कि कुछ आर्बिट्रेरी यूनिट्स में लगभग 1800 का एम्पलीट्यूड है और छोटे एम्पलीट्यूड वाला एक लगभग 750 या उससे आधे से भी कम है। जैसा कि हमने कुछ समय पहले चर्चा की थी कि इनमें से कौन तेजी से आगे बढ़ेगा, एक बड़ा एम्पलीट्यूड, क्योंकि हमने देखा कि इस प्रकार की नॉन लीनियर सॉलिटरी वेव्स या सॉलिटॉन वेव की वेलोसिटी एम्पलीट्यूड के अनुक्रमानुपाती होती है, जिसका अर्थ है कि यद्यपि प्रारंभिक समय में आप इसके बाद लेफ्ट साइड से प्रारंभिक समय से ही प्रारंभ करते हैं, तो आप देखेंगे कि आगे की ओर जाने वाली वेलोसिटी एक छोटी वेव है, परंतु किसी पॉइंट पर बड़ा आकर छोटा से मिल जाता है और कुछ पॉइंट पर वे वास्तव में एक साथ मर्ज हो जाते हैं और इंटरैक्शन करते हैं, और इंटरैक्शन के बाद और आप देख सकते हैं कि बड़ा बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, और वास्तव में इंटरैक्शन के बाद भी इसने अपना आकार बनाए रखा है। जो हमने सीखा है वह लेसन है कि नॉन लीनियर वेव घटना पर प्रभाव कहीं अधिक प्रभावशाली हैं।